नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके चैनल पर लगातार आप सबको संभावित प्रश्नों की सीरीज दी जा रही है, जो कि आपको एक ही बार में सीटेट पास कराएगा। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो में लगभग आपको 100 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे। सुपर संडे है आज, तो सुपर संडे में आज सुपर क्वेश्चंस होंगे। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ होगा। पूरे एक हफ्ते का कंप्लीट रिवीजन हम लोग करेंगे, जिससे हमारे 15 में 15 नंबर पूरे फिक्स हो जाएं। एनसीईआरटी के समस्त क्वेश्चंस के साथ साथ हम कुछ पैडागोजिकल क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी व्यूअर्स का। गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी दर्शकों को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। सारे बच्चे फटाफट कमेंट करना शुरू कर दें। भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी जो होता है वो बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने नंबर को आप लोग काउंटिंग करते जाइएगा और चेक करते जाना कि आप कितना सही कर रहे हो और कितना आपसे गलत हो रहा है। ये आपका काम है, आप लोग चेक करते चलिएगा खुद को, ठीक है। चलिए बताइए। तो सारे बच्चों ने लगभग ऑप्शन उत्तर दिया है, मैं देख पा रहा हूं जहां तक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही बात है, क्योंकि भैंस की पीठ पर जो परजीवी होता है उस कीट को खाता है। यानी कि भैंस की पीठ पर जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों को खाकर जो होता है बगुला वो जीवित रहता है। और चूंकि भैंस की पीठ पर से कीड़े हट गए तो उसका भी फायदा हो गया, इसीलिए ये सहजीवी संबंध कहा गया इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऐसा है जो पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है? चलिए देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। कौन सा युग्म ऐसा है जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, और वृद्धि और प्रजनन। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रत्येक बच्चे हमारे कमेंट करेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी बात होती है जो पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों में मिलता है। तो एक बात बताएं दोस्त, पेड़ पौधे क्या वृद्धि करते हैं? बात सही है, वृद्धि भी करते हैं और भोजन भी बनाते हैं। ये बात परम सत्य है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चों का लगभग सही है, लगभग बच्चों का ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। नेपेंथीस एक ऐसा पौधा है, और आपको जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता दूं उस पर इंपॉर्टेंट टिक मार लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब इनको आना आना है, मतलब ये आएंगे ही आएंगे। तो नेपेंथीस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों मकोड़ों को फंसा कर खाता है। ये कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे प्रत्येक बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या हमारे सभी दर्शकों को है। और ईश्वर से यही कामना है कि आप लोग इस बार सफल हो जाओ। 1-1.5 महीने और एग्ज़ाम को बचे हैं। आपके नोटिफिकेशन जस्ट एक वीक रह गया है। एक हफ्ते के अंतर्गत आपके नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे संभवतः। मैं कंफर्म, चूँकि एजुकेशन स्टडी पॉइंट जब कोई बात बोले तो उसको आप यकीन माना करो कि 90% नहीं 99.9% बात सत्य है। और आपका जो पेपर होना है वो दिसंबर के लास्ट में लगभग होगा। 20 दिसंबर से स्टार्टिंग होगी आपके परीक्षा की, और वहीं से आपका पेपर लगभग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी, चूँकि आपका चैनल बात बात पे फालतू फर्जी खबरें लेकर नहीं आता,
मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है फालतू के ये सारे काम करना। हम केवल पढ़ाई पर फोकस करते हैं कि आपको जितना हो सके पढ़ाएं और जितना हो सके आपकी हेल्प कर सकें, बस इतना ही मेरा मोटिव है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। नेपेंथीज जो होता है दोस्तों, ये इसका जो पौधा होता है एक प्रकार का घड़ा टाइप में इसकी संरचना होती है। मैंने आपको बताया ही था, मुझे चित्र बनाना बिल्कुल नहीं आता है। घड़ा टाइप इसकी संरचना होती है। इसका मुंह जो होता है आमतौर पर ऐसे खुला रहता है और इसमें से एक विशेष प्रकार की स्मेल यानी गंध निकलती रहती है, खुशबू टाइप में गंध रहती है। जैसे कोई कीड़ा आता है तो वो इसमें जैसे ही हलता है, प्रवेश करता है, तो ये अपने मुंह को क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है। इसीलिए नेपेंथीज को कहा गया कि ये एक घटपर्णी पौधा है, ये कीड़े और मकोड़ों को फंसा कर खाता है, ठीक है। और मेघालय में दोस्तों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मधुमक्खियों के पालन का समय कौन सा समय होता है? प्रत्येक बच्चे हमारे कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, कमर कस लीजिए प्रत्येक बच्चे, क्योंकि जो एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको बता दिया वो झूठ कभी जल्दी होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रत्येक बच्चे हमारे कमेंट करेंगे। ओके, रागिनी पाठक, रिया राज, हेवंती, अखिलेश कुमार, शिवान्या, किरण सेविंग सेंटर, बहुत बढ़िया दोस्तों। अक्टूबर से दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। और जब मधुमक्खियों की बात आई है तो आपको दिमाग में याद रख लेना है कि बोचाहा नाम का एक गांव कहाँ है? ये बिहार में। बिहार के कहाँ? मुजफ्फरपुर जिले में, जहाँ पर लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इन लीची के पेड़ मधुमक्खियों को क्या करते हैं? बहुत लुभाते हैं। और लीची के पेड़ों में जो फूल लगते हैं वो फरवरी महीने में लगते हैं, ठीक है। पूरी एक्सप्लेन मैं दे देता हूँ। और मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। आई थिंक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। जी हाँ किरण जी, आपके यहाँ होगा, आई थिंक होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर है। गैडे की चमड़ी कितनी मोटी होती है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन। आपको इसी तीनों में आपका हो जाएगा, ABC में से कोई एक सही हो जाएगा। गैडे की जो चमड़ी होती है वो कितनी मोटी होती है? हमारा प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि गैंडे की जो चमड़ी होती है वो कितनी मोटी होती है। जी हाँ, सभी लोग कमेंट कर लें, सभी बच्चे कमेंट कर लें। बहुत बढ़िया, देखते हैं किन किन बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आता है। दोस्तों आम तौर पे अगर देखा जाए तो गैडे की जो चमड़ी होती है, अगर आप इसे अमूमन अगर आप देखते हैं, मैं अगर आपको बताऊं, अमूमन अगर इनको अगर आप सेंटीमीटर में मापते हो या मीटर में मापते हो तो इसका एक अलग ही चीज़ होता है। अगर सेंटीमीटर में अगर ये चीज़ें अगर देखा जाए तो ये दोस्तों अमूमन चला जाएगा। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है गैडे की जो चमड़ी होती है वो लगभग, मोटी की बात की जाए तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब आता हुआ आप सबका, बिल्कुल सही जवाब आप सबका आता हुआ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है?
कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? अमीबा, पैरामीशियम या दोनों? हमारे प्रत्येक बच्चे कमेंट करेंगे। और हम पहले ही बता दें, जिन बच्चों ने देर से सेशन को ज्वाइन किया है उनको बताना चाहेंगे, इस सेशन में आपको एनसीईआरटी के टोटल सभी क्वेश्चंस रिवीजन कराए जाएंगे। एक हफ्ते का पूरा लगभग कंप्लीट रिवीजन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और शुद्ध जितनी एनसीईआरटी से बनने वाले क्वेश्चन है 15 में 15 आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। और पेडागोजी के भी क्वेश्चन शामिल कुछ आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अमीबा और पैरामीशियम। अब लगे हाथ आप लोग ये भी बता दीजिए कि अमीबा और पैरामीशियम ये एक कोष की है कि बहुकोष की है? आप लोग दोस्तों ये भी बता दें। अमीबा और पैरामीशियम जो होता है ये एक कोष की है कि बहुकोष की है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं एक बार। हमारे प्रत्येक बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि अमीबा और पैरामीशियम जो होता है ये एक कोष की है कि बहुकोष की है। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जितने लोग हो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए एक कोष की और बहुकोष की अगर दोस्तों आपको पहचानना है तो मैं आपको हकीकत बता दूं मेरे दोस्त, आपको एक कोष की बहुकोष की का मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक कोष की जीव वे जीव होते हैं जो हमारे सामान्य आंखों पे ना देखा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसे कि हमारी सामान्य आंखों पे जो ना दिखे वो क्या है? वो एक कोष की है। और जो हमारी आंखों पे दिख जाता है वो क्या होता है? बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। मतलब ये होता है तारीफ के लायक चीजें कि जो आप लोग अभी कर रहे हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। दोनों के दोनों जितने हैं दोस्तों, देखिए आपको हकीकत में अगर बता दूं तो आपको हकीकत ये समझिए कि पूरी तरह से आपको बातों को समझना होगा कि बहुकोष्ठी में कौन आते हैं जिनको हम देख पाते हैं, जैसे कि मानव होता है, जीव जंतु होता है। लेकिन हमारा जो अमीबा होता है या पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। ये एक कोष की लगभग जीवों में इनकी गणना की जाती है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, वेल डन, शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? टैडपोल या कैटरपिलर या जोभी या फिर शिशु? तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? नहीं, बहुकोष्ठी वाले बच्चों, वो जो आपको किताबों में चित्र दिखता है वो माइक्रोस्कोप से उसको देखकर बड़ा आपको दिखाते हैं। वास्तव में आप पैरामीशियम या यूग्लिना को नहीं देख सकते आप अपनी आंखों से। बहुत सिंपल तरीका आप लोगों को पढ़ाया हूँ साइंस में, लेकिन फिर भी गलती करते हो आप लोग। तनु कुमारी, रीमा यादव, अर्चना कुमारी, अभिषेक, सानू प्रिया, श्वेता कुमारी, बिल्कुल सही जवाब है कैटरपिलर, बिल्कुल सही जवाब है। तितली के बच्चों को दोस्तों कैटरपिलर कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमें ऊन किससे प्राप्त होता है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे हमें ऊन किससे प्राप्त होता है। ऊन भेड़, बकरी, खरगोश या सभी से? सारे बच्चे फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सारे के सारे बच्चे हमारे कमेंट करके बताएंगे। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, शेयर करें ना करें कोई बात नहीं है, पर लाइक तो यार बनता ही है। आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें ऊन किससे प्राप्त होता है? प्रत्येक बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे ऊन किससे प्राप्त होगा।
भेड़, बकरी या खरगोश या सभी से? मुझे लगता है कि इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। बताइए, इसमें भी इतना कंफ्यूजन है? इतना कंफ्यूजन इसमें भी आप सबको आ रहा है? चलिए चलिए आजमाइए खुद को। काफ़ी बच्चे ए कह रहे हैं, काफ़ी बच्चे डी कह रहे हैं, तो कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। शिवान्या, दिव्या, अविनाश, साहिन, प्रवीण, सानुप्रिया, रियाराज, दिव्या, किरण सेविंग सेंटर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बकरी और खरगोश, इनसे ऊन नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। ये एनिमल फाइबर में ये नहीं आते कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये किस प्रदेश में पाया जाता है? थोड़ा प्रश्न का अंदाज पूछने का अलग है, बाकी सब कुछ वही है ना। तो चलिए सारे लोग अपने अपने राय रखिए, सभी बच्चे अपने अपने राय रखें इस पर। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये किस प्रदेश में पाया जाता है? प्रत्येक बच्चे हमारे कमेंट करके बताएंगे, प्रत्येक बच्चा हमारा कमेंट करके बताएगा। बहुत बढ़िया। देखिए सुनिए पहले, खेजड़ी जो होता है दोस्तों, ये एक ऐसा वृक्ष है जो कि राजस्थान के इलाकों में पाया जाता है। वहाँ पे खेजड़ी नाम का एक गांव है, और खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जहाँ का इतिहास क्या रहा है कि उनके वृक्षों में कभी भी क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते, उनकी लकड़ियाँ कभी खराब नहीं होती, उनके छाल से दवा बनाई जाती है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। और दोस्तों जाहिर सी बात है, जब ऑप्शन में तो राजस्थान तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या पकड़ना होगा? आपको सीधा सीधा आपको मरुस्थलीय क्षेत्र दिख रहा है, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होते हैं? राजस्थानी क्षेत्रों में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र का सीधा सीधा संबंध कहाँ से होगा? वहीं से होगा। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, या जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, या फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। एक बार हमारे बच्चे कमेंट कर लेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। वाष्पोत्सर्जन क्या है? चलिए सभी लोग कमेंट कर लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं इसका रियलिटी क्या है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वाष्प का उत्सर्जन। जैसे आप चाय का एक ट्रे लीजिए और उसमें पानी लीजिए और उसको गर्म करिए, तो भाप के रूप में क्या होता है? वाष्प उत्सर्जित होने लगता है। तो ये क्या है? पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, या जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना। तो दोस्तों पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। जाइलम द्वारा जल का संवहन बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है। किसी पत्तियों को पानी में डालकर अगर आप गर्म करोगे तो वाष्प का उत्सर्जन होगा, जिससे वाष्प निकले, यानी वाष्प का उत्सर्जन हो। देखो दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इवेपोरेशन, एक होता है कंडेंसेशन। अगर इवेपोरेशन की बात की जाए यानी वाष्पोत्सर्जन की बात की जाए, तो आप क्या कहते हो कि इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच क्या होता है जिसमें इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी जो होता है भाप में बदल जाता है। हमने कहा एक चाय का ट्रे लीजिए, उसमें पानी लीजिए, गर्म करिए, वो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। लेकिन उसी चाय के ट्रे के ऊपर आप एक ढक्कन लगा दीजिए, तो आप देखते हो कि वही भाप जब ढक्कन पे टकराता है, तो ढक्कन को बाद में आप जब उठाते हो तो उस ढक्कन में
छोटी छोटी पानी की आपको बूंदें दिखती हैं दोस्तों, वही पानी की बूंदें संघनन कहलाती हैं, यानी वही भाप फिर से पानी में बदल गया, तो दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, संघनन कहते हैं। क्या सबको समझ आ रहा है? देखिए एक बात बताएं, ईवीएस और साइंस का बहुत तगड़ा संबंध है, इन दोनों का बहुत ही तगड़ा रोल है भाई। सीधी सी बात है कि वी टेक द वाटर इन ए कंटेनर देन वार्म इट, तब क्या होगा अगर हम किसी कंटेनर में पानी को लें एंड देन वार्म इट, इफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब अगर किसी कंटेनर में पानी को लिया जाए, गर्म किया जाए और वो भाप में बदलता है तो वाष्पोत्सर्जन, और वही भाप फिर से पानी में अगर कन्वर्ट हो जाए तो दोस्तों वो क्या होगा, संघनन होगा। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। आप लोग लाइक शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इससे क्या होता है, सर का कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। आप लोग कम से कम इतना काम तो जरूर कर लिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये सारे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। सारी चीज़ें आपको कहानी के द्वारा बता दिया जाता है। रेगिस्तानी ओक, जो कि इसको पेपर में आना ही आना है, और मुझे नहीं लगता हमारा ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो इसको गलत करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रख दीजिएगा। हमने क्या कहा, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेन आपको दिया जाएगा, और जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ आपको एक्सप्लेन मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू रौनक जहाँ, थैंक यू रिंकू, थैंक यू टू ऑल ऑफ माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू अर्चना। देखिए रेगिस्तानी ओक दोस्तों एक ऐसा वृक्ष होता है जो कि क्या होता है कि आमतौर पे इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इतनी गहरी होती हैं कि जब कभी इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं कि वहाँ के लोग इस पेड़ के तनों में छेद करके पाइप लगा के उस पानी का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है? ये सही है। इसकी जड़ें कम गहरी, जी नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके तने से पानी निकाला जाता है, बात तो सही है, लेकिन केवल ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तने में, पत्तियों में, दोनों में या कांटों में? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। थैंक यू रौनक। चलिए कम से कम चाय हो तो आप लोग पूछ ही लिया करिए भाई, ये सब काम तो आप लोग कहाँ आप लोग कुछ करने वाले होते हो, कहने पर तो कुछ करते नहीं हो। चाय क्या पिलाओगे आप लोग, छोड़िए। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तो सबको पता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब यही कि प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब पौधे के पत्तियों का रंग हरा होगा, यानी अगर पत्तियों का रंग हरा नहीं होगा तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि पत्तियों का रंग हरा कब होगा? हरा तब होगा जब उसमें क्लोरोफिल की मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों देखिए, नागफनी में प्रकाश का संश्लेषण तना और पत्ती दोनों से होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सबको जाना है। सॉरी एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सबको चले जाना है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका वेट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं है? पीपल, संदरी, कीकर या केला? इनमें से कौन सा ऐसा है जो वृक्ष ही नहीं है? प्रत्येक बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका जवाब। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको आप वृक्ष की श्रेणी में मानते ही नहीं हो कि ये वृक्ष भी है? चलिए प्रत्येक बच्चे हमारे कमेंट करके बताएंगे। देखिए भाई, बच्चे तो हमारे सारे जीनियस हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। फ़र्क इतना है कि डिपेंड ये करता है कि मेहनत का लेवल आपका कैसा चल रहा है।
मेहनत बेहतर कर रहे होगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सफल होने से फिर कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन मेहनत जो देखिए, जो जितनी मेहनत करता है वो उतना आगे जाता है। और कुछ बातें इस पर भी डिपेंड करती है कि आप पढ़ाई किस ढंग से कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि मेहनत किए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना ही क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही नहीं पता है, बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। अरे भैया, पढ़े जा रहे हो से कुछ नहीं होता है। डिपेंड ये भी करता है कि भैया पढ़ना क्या है ये भी तो पता हो, कि बस सिर्फ पढ़े जाएं पढ़े जाएं पढ़े जाएं। सिर्फ पढ़े जाने से ही कुछ नहीं होता प्रभु, आपको चीज़ों को समझना भी होगा, है ना। तो बताइए इनमें से कौन सा वृक्ष नहीं है, प्रत्येक बच्चे हमारे कमेंट करके बताएंगे। लगभग बच्चे हमारे कमेंट करके बता भी रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सही करता है, मुझे यही देखना है, कौन सही करता है। निम्न में कौन सा वृक्ष नहीं है, सबको कमेंट करके बताना है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आप सबके जो भी आंसर हैं हम बिल्कुल एकदम संतुष्ट हैं। आप लोग जो भी आंसर दे रहे हो बिल्कुल लगभग बच्चों ने सही किया है, और कुछ लोगों को भी सुधार की ज़रूरत भी है। कुछ बच्चों को केला दोस्तों कोई वृक्ष नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। केला कोई वृक्ष नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है दोस्तों, आपने बहुत ही ज़्यादा मन खुश किया है, बहुत बढ़िया लगा ये बात जानकर। और दोस्तों इसी के साथ आपको एक बरगद के पेड़ के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। बरगद जो होता है ये सबसे पुराने वृक्षों में से एक वृक्ष है हमारे यहाँ, और बरगद से सहारा देने वाली जो जड़ें निकलती हैं वो उसी के कारण जो बरगद का वृक्ष होता है लगभग सैकड़ों वर्ष तक वो जीवित रहता है। समझ रहे हैं बात को आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या होता है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या होता है? हमें लगता बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमारे कोई बच्चे गलत करेंगे। देखो, भोजन बनाने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण जो होता है वो अलग की चीज़ है। संघनन जो होता है, दोनों ये मित्र हैं। ये वाष्पीकरण का मतलब होता है कि पानी का भाप में बदलना, और वही भाप फिर से पानी बन जाए, तो वो संघनन होता है। तो कौन बचता है प्रजनन करने के लिए? परागण। भाई प्रजनन क्या है? अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है मित्र? प्रजनन कहलाती है। अब कहोगे आप कि सर ये कैसे? तो जैसे मान लीजिए गेहूं बोते हो तो गेहूं से गेहूं जैसा ही चीज़ें उत्पन्न होगा, वृक्ष होगा, पौधा होगा। या आप मनुष्य से मनुष्य जन्म लेगा, कुत्ते से कुत्ता ही जन्म लेगा, बिल्ली से बिल्ली ही जन्म लेगा। भाई रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट मेक्स दियर ओन काइंड, या एनिमल मेक्स दियर ओन काइंड। चाहे वृक्ष हो चाहे मनुष्य हो, अपने जैसे जीवों को वो क्या करता है? क्रिएट करता है। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए, शक, मेथी, झाड़ी, गुलाब, वृक्ष, कीकर, लता, धनिया। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15वें के लिए प्रत्येक बच्चा हमारा वेट कर रहा है। बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं, निगेटिव उत्तर आपको करना है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल राइट आंसर आता हुआ सबसे पहले उत्तर दिया है किसने? तालत जहां ने सबसे पहले उत्तर दिया है, फिर शिवान्या का आया है, फिर दिव्या का, फिर निशा शुक्ला, अर्चना कुमारी,
बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया आप लोगों ने उत्तर दिया है दोस्तों। धनिया कोई लता नहीं होता, बाकी ये कीकर हो, मेथी हो, गुलाब हो, ये सब क्या है, बिल्कुल सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टफ है कि आप देखो, अगर इतना, हमने सुबह भी क्या कहा था, अब आपको तैयार हो जाना पड़ेगा, और अब तैयार हो जाओ। अगर अभी नहीं होगे तो फिर क्या, कब होगे भैया? अगर आप अभी नहीं हो पा रहे हो तैयार, तो कब होगे आप? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कमेंट करिएगा, प्रत्येक बच्चे हमारे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुनील कुमार, निशा शुक्ला, अब्दुल वशिष्ठ और अमृता, दीपक कुमार भारती। देखिए, पत्तियों के द्वारा होता है बच्चे, गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है, क्योंकि उनका जो भोजन भी बनता है, पत्तियां ही तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती हैं भाई। अगर जब पौधे का भोजन बनता है तो उनको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो जल चाहिए होता है, और एक क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल तो उनको जड़ों से मिल जाता है, रूट से, और पत्तियां लेकर आती हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे उनका भोजन तैयार होता है, जो कि ग्लूकोज के रूप में उनका भोजन तैयार होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सारे बच्चों से निवेदन है, प्लीज सारे लोग वीडियो को शेयर कर दें, सारे के सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, सारे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा आप सबसे शेयर की उम्मीद है। प्रकाश देखिए, मैं जब ईवीएस कराऊंगा तो आपको, देखिए, मेरा मोटिव ये नहीं है, मेरा मोटिव थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा अलग ढंग से आपको करवाता हूं। ईवीएस पढ़ रहे हो, साइंस भी कवर हो रहा है, क्योंकि चील कौवे बाज में ही आपको नहीं उलझ के रहना है भैया, उसके आगे निकलो, क्योंकि चील कौवे बाज तक सीमित रह जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। अखिलेश कुमार जी, अपने वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए आप। रुचि कुमारी, नेहा वर्मा, वेल डन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा यानी पौधों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? पौधों के द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे कमेंट करें। बहुत बढ़िया जवाब आया है आप सबका। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि पत्तियां ही तो लेकर आती हैं, पौधों के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निगल लेते हैं, डेट मीन्स वही को यूज करते हैं, जिसकी सहायता से वो अपना भोजन बनाते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हों या लेट से ज्वाइन किए हों, उनको हम बताना चाहेंगे कि ये क्लास में आपको पिछले जो एक हफ्ते में पूरा सेशन कराया गया है, पूरा उसका रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि एवरी संडे अब आपको कंप्लीट रिवीजन दिया जाएगा। जो एक हफ्ते में हम कराते हैं उसका जो निचोड़ होता है वो भी देंगे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको उसमें मैं अलग करके दूंगा ही दूंगा। और आप जानते हो कि जब भी मैं लाइव आता हूं तो सीधी सी बात है कि मैं आपको कुछ अलग देने की कोशिश हमेशा ही रहती है। इसमें एनसीईआरटी का आपको कंप्लीट निचोड़ मिलेगा, इससे बाहर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। और आज जो दिन में संस्कृत की क्लास कराई गई, उसको जाके वीडियो देखने का मन नहीं करेगा तो स्किप कर करके जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपका मन नहीं करता इतना टाइम देखने का, तो हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, आपका मन ना लगता हो, इतना लंबा देखने का समय नहीं आपको मिलता हो, तो वीडियो को भगा भगा कर स्किप कर करके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि मैं कभी स्वार्थी बंदा नहीं हूँ, मैं कोई स्वार्थी टीचर नहीं हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को वॉच करो हमारे तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। आप बस उन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वो प्रश्न हूबहू आपके सीटेट के एग्जाम में संस्कृत में आने वाले हैं। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व तो नहीं होता? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। कीट भक्षी पादप यानी कि जो कीड़े, मतलब कीट भक्षी पादप
यानी ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं और मृदा पे उगते हैं, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा। और हाँ, सभी लोग कमेंट करके बताएं। और जी हाँ, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हों वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली दिन में 11 बजे और शाम को 9:20 पर डेली आपको ट्यूशन की तरह लाइव क्लास दी जाती है। यहाँ पे सफलता पूरी तरह से तय है, मतलब निश्चित है, 110% सफलता, क्योंकि यहाँ पे सीधा सटीक विश्लेषण होगा, फालतू बात नहीं होगी। बिल्कुल बताइए, कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ ऑप्शन नंबर सी। जो पौधे, मैं आसान सी भाषा में आपको बता दूं कि जो पौधे क्या करते हैं, जो पौधे कीड़ों को खा जाते हैं, मिट्टी पर उगते हैं जो पौधे, भाई पौधे तो मिट्टी पर ही उगेंगे, और वो कीड़ों को खा जाते हैं, उनमें क्या नहीं होता? सल्फर नहीं होता। विसर्जी लता से संबंधित कौन है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, विसर्जी लता से संबंधित कौन है? सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इस बार। क्या बात है शिवान्या, श्वेता, बबलू कुमार। विसर्जी लता किससे संबंधित है? प्रत्येक बच्चे कमेंट करके बताएंगे। विसर्जी लता किससे संबंधित है? प्रत्येक बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बीजांड पाया जाता है किसमें? बीजांड किसमें पाया जाता है? प्रत्येक बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बीजांड किसमें पाया जाता है? हमारे प्रत्येक बच्चे कमेंट करेंगे। एक एक ऐसे क्वेश्चन है ना, सारे के सारे नए क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट जमाने के क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल एकदम पेपर में फंस जाएगा ये। बहुत बढ़िया आंसर सबका आता हुआ। बीजांड किसमें पाया जाता है दोस्तों? सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। कोई ए कह रहा है तो कोई सी कह रहा है। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं आप लोगों के जवाब से। कोई ए कहता है तो कोई सी कहता है, ये कैसी बात है भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा? पहले तो ये जानो कि बीजांड है क्या। फूलों के अंडाशय के अंदर जो छोटी छोटी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं उनको बीजांड कहा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बीजांड पाया जाता है फूल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभिषेक ने बिल्कुल सही जवाब किया है, और जितने बच्चों ने बी वाला ऑप्शन किया है, हेड्स ऑफ यू। आप सबको मुझे बहुत ज़्यादा आप पर अभिमान है कि आप में है वो ताकत, आप में वो है पोटेंशियल जो आप कर सकते हो। 110% आप कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता, मुझे पूरी उम्मीद है। अरे भैया, बीजांड वो होता है जो अंडाशय के अंदर मानक मतलब फूलों के अंदर होता है, और छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं उनके अंदर धागे जैसी वो होती है। अगला क्वेश्चन, अब कुछ पेडागॉजिकल क्वेश्चन भी देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है। आपको निगेटिव उत्तर करना है सभी को, कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो एक बात, कल्पनाशीलता, मैंने आपको बताया था, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और एक क्या था, रचनात्मकता। मैंने कहा ये तीनों भाई बहन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, एकदम पॉजिटिव ऑप्शन है ये भी पॉजिटिव है।
लेकिन हमेशा आप विषय वस्तु में बदलाव करोगे तो बच्चा एक तो प्राइमरी लेवल का है, वैसे भी गलत कर देगा वो। तो ऑप्शन नंबर सी निगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? आपको कमेंट करना है निगेटिव उत्तर। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट में कुछ बात है, यहाँ पे बच्चों की जज्बात है। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है, एनसीईआरटी भी दे रहे हैं, अभी चील कौवे बाज वाले भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बीच में आपको पेडागोजी भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, यानी कंप्लीट पैकेज अगर रोज मिले तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता आपको। बस थोड़ा सोच बदलो, बस सब कुछ बदल सकता है। सोनम कुमारी आज कई सालों बाद वापस आई हैं और कह रही हैं सर एसएसटी भी करा दो सर। ठीक है, एसएसटी के लिए जो आप सभी लोगों को, पहली बात तो लगभग बच्चों को नोट्स जो दे दिया गया है, आप उसका एसएसटी आप लोग पढ़ डालिए। पूरी कहानी के रूप में मैंने लिख दिया है। 15 नंबर पेडागोजी आएगा, वो आप पेडागोजी से कर लोगे। 15 नंबर में मॉडर्न हिस्ट्री, लगभग मैंने आपको 7 नंबर 8 नंबर मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, तो 22 नंबर ऐसे ही हो गया। बचता है आपका कितना, लगभग 8 नंबर। तो बचेगा क्या उसमें, थोड़ा सा भूगोल और थोड़ा सा इतिहास। वो तो कभी भी हम करा देंगे। सब कुछ आपको दे दिया गया, फिर भी आप लोग टेंशन करते हो। सारी बातें आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। दोस्तों, इसका जो निगेटिव उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए मत कहना भाई, कौन ये कह रहा है? बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। 23वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। हमारा प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा। और दोस्तों, आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी लोग वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा हम जब भी लाइव आएंगे, क्योंकि ये ट्यूशन वाली क्लास है, यहां पे जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, वेल डन, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, क्या खूब किए हो आप लोग। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, क्यों? देखो ध्यान से, हमने आपको कहा पेडागोजी को टैकल करने का बहुत तगड़ा ये अवसर शब्द जो है ना, चिंतन और विस्मय के लिए बच्चे को थोड़ा सोचने के लिए विवश करिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समय भी बचाना है, कहाँ पे किस तरह टारगेट करना ये आपको पता होना चाहिए। समय नहीं बचाओगे तो कैसे काम चलेगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है सबको पता होना चाहिए। आज मैं नहीं बताऊंगा, आज आप लोग बताओगे। सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। अंजलि शर्मा, कविता कुमारी, रक्षित झा, अर्चना कुमारी, बबलू कुमार, वेरोनिका एम्ब्रॉन, नेहा वर्मा, हेवंती कुमारी, अमिता सिंह, प्रेम कुमार। और आप लोगों को एक विशेष सूचना भी अभी देना है, तो बने रहिएगा, विशेष सूचना आप सबको मिलेगा। और आप सबसे जुड़ा हुआ ही सूचना है। सबा नसीम, अविनाश कुमार, राजनंदिनी, अर्चना कुमारी, शिवान्या, दिव्या, मुकुल राज, ठीक है, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। लगभग फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। इसका मतलब ये है, असफलता ये दिखा रहा है कि आप सफलता के लिए पूर्ण रूप से प्रयास नहीं कर रहे हो। आपको स्पेशल लिंक दिया गया है वीडियो देखने का, नहीं देखते हो। अब पढ़ने का अवसर आया है, नहीं पढ़ रहे हो, कौन जिम्मेदार होगा इसका? अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? और एक सींग वाले गैंडे, अब देखिए, जहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाएंगे वहीं पर दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाएगा। सीधी और स्पष्ट शब्द में बात है ना? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सारे बच्चों पे निवेदन है, जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर एक टीचर बार बार यही चीज कहेगा तो आपको क्या पढ़ाएगा भाई।
किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए? दोस्तों इसका जबरदस्त ट्रिक होता है। अगर अधिकार पूछता तो आ से अधिकार, आ से अमेरिका, अमेरिका से अधिकार लिए गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुप्रिया रानी, हेवंती कुमारी, संजार आलम, पुष्पा भारती, नेहा वर्मा, अविनाश कुमार, शिवान्या, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आर्सेनिक द्वारा सबसे ज्यादा जल, ये तो मैं कितनी बार आपको करा चुका हूं। आर्सेनिक द्वारा जल का सर्वाधिक प्रदूषण कहां होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। दोस्तों ये है आपके लिए एक आवश्यक सूचना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, आपके चैनल ने आपके लिए बनाया है लगभग 30 पेज का नोट्स। अगर पेपर 1 पेपर 2 को मिला लिया जाए तो लगभग 50 पेज का ये नोट्स होगा। ठीक है, इसकी प्राइस दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो ये आपके लिए सूचना थी। तो जिसको भी जरूरत होगा वो इस नोट्स के लिए इस नंबर पे कॉल कर लेगा। और हाँ, कुछ बच्चों की ये भी शिकायत आई कि मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, कुछ लोग हमारे ही नाम पे ठगी कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रहे, जब आपको नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे, जो नंबर मैं आपको लाइव क्लास में देता हूं, इस नंबर पे आपको डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करना होता है, तब जाके आपको ये नोट्स प्राप्त हो पाता है। समझ पा रहे हैं बात को? बिल्कुल। तो अगर आपको सीटेट एक ही बार में पास करना है और मात्र 30 पेज का नोट्स आपको चाहिए कि सीटेट लाख सिलेबस चेंज कर दे, लेकिन आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, इसकी गारंटी हमारी है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं नोट्स को परचेज करने के लिए। तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं दोस्तों? ये उत्तरी तारे को कहते हैं दोस्तों, ये उत्तरी तारे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों देखो, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? देखिए, जिन क्वेश्चन पर समय वेस्ट नहीं करना उनको तुरंत आपको उत्तर करना है। सेकंड में आपको उत्तर करने हैं, फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1972, 1973, 1981, 1985? चलिए, तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1900 से